हेलो एवरीवन, फिर एक नया टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्शन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अभी फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, हमारे लाइफ, डेली लाइफ या डेली एक्टिविटीज़ में? यस, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक, वी कांट होल्ड और कैच एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज फ्रिक्शन का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। तो एडवांटेज में क्या है कि फ्रिक्शन के कारण कोई भी जैसे व्हीकल्स वगैरह मूव कर सकता है, या हम लोग वॉक कर सकते हैं फ्रीली, या फिर कोई भी चीज़ को हम लोग पकड़ सकते हैं। ये सब फ्रिक्शन का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है? डिसएडवांटेज में फ्रिक्शन के कारण जैसे भी मशीनरी है या फिर जो बॉल बेरिंग्स होते हैं, ये सब सारे क्या हो जाता है, मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं वो वियर एंड टियर हो जाता है। जैसे रोड में जो कार या व्हीकल्स चलते हैं उसका जो टायर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, और घिस जाते हैं, या आप कह सकते हैं वियर एंड टियर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है उसका डिसएडवांटेज। जैसे कोई मशीन्स होते हैं तो मशीन्स जब रोलिंग होता है, रोल करता है, उसमें जो बॉल बेरिंग्स रहते हैं वो सब घिस जाते हैं। तो वो सब क्या है, डिसएडवांटेज में। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो फ्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? लुब्रिकेंट्स यूज करके। लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो उसका हम लोग फ्रिक्शंस को कंप्लीटली तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। जैसे ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स या कोई भी ग्रीस वगैरह यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो फ्रिक्शंस मीन्स जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो वो दो सरफेसेस आपस में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। That is called the friction force. That is friction is what? That is opposing force. When there is relative, तो यहाँ relative motion एक कंडीशन होता है, ठीक है। When जैसे इसका अगर समझा जाए तो इस तरह समझ लें पहले कि let's consider this is a road, और इस रोड में मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये रोड तो प्लेन इस तरह नहीं दिखा, बल्कि इस तरह का रोड का शेप इस तरह होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल से अगर देखें तो रोड क्या हो जाता है, इस तरह का ये होता है, जिसको रफनेस बोल सकते हैं, रफ रोड। ये रफ रोड होता है। इसी तरह की ये जो सरफेस होता है ब्लॉक का, ये सरफेस एक्चुअली इस तरह का नहीं होता है, जबकि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जाए तो इस तरह का ये हो जाता है। तो ये सरफेस को अगर ये ब्लॉक अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, ये इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक मतलब ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, और ये जब ये इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये इधर जाता है तो यहाँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स आगे लॉक हो जा रहा है। फिर अगर ज़्यादा देर तक चलेगा तो फिर क्या हो जाता है, आपस में ये जो किंक होता है, ये रफ सरफेस होता है, समाउट क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, और उस समय फ्रिक्शन हो सकता है कम लगे, लेकिन ऑपोजिंग फोर्स हमेशा लगता ही है, ठीक है। दैट इज ऑपोजिंग फोर्स, दैट इज एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ क्या होना हो रहा है, रेडी स्पीड, वेन देयर इज रिलेटिव मोशन, बिटवीन two surfaces, then an opposing force act on the surfaces, या between the surfaces, दोनों surfaces बीच में क्या लग रहा है, opposing force लग रहा है, and this opposing force, this opposing force is called friction. तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, जिसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल कैप से। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में है, कोई दो ऑब्जेक्ट हो, दो सरफेस, जैसे एक सरफेस रोड का हो गया, दूसरा सरफेस क्या हो गया
ब्लॉक का हो गया। तो ये जब भी रिलेटिव मोशन होगा यानी कि ये मूव करेगा, अगर रेस्ट में है तब तो कोई फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट फोर्स लगेगा नहीं। जब ये मोशन में होगा तो क्या हो जाता है, दो सरफेसेस, एक सरफेस किसका, लोअर सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द रोड, ये दो सरफेसेस है। तो रोड तो रेस्ट में है बट ये मूव कर रहा है, बट उस रोड के रिस्पेक्ट में वो सरफेस मूव कर रहा है, दैट इज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस एंड हेंस opposite force is acting between the two surfaces and this is called the friction force which opposes the motion। तो मोशन को क्या करता है, ओपोज करता है ना। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने, तो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और थर्ड भी होता है दैट इज कॉल्ड रॉडिक फ्रिक्शन फोर्स। रॉडिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स इस तरह का कंसीडर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेट्स कंसीडर a block is placed on the road or on the surface, rough surface, and force is applied। अभी जब कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे, अचानक से सडनली कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, एक धीरे धीरे फोर्स लगाते हैं, धीरे धीरे फोर्स लगाते हैं बट देयर इज नो मूवमेंट। पहला स्मॉल फोर्स है, व्हेन द फोर्स इज स्मॉल एंड applied on a body then it is observed that there is no movement in the block में कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज, अब इसका मतलब क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और तो एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी में आएगा, दैट इज टेंड्स टू स्लाइड, दैट मीन्स ये स्लाइड करने की पोजीशन रहेगा, दैट मीन्स सफिशिएंट फोर्स इतना लगा देते हैं कि अब क्या हो जाती है, स्लाइड करने की पोजीशन में आ जाता है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू जो था दैट इज व्हेन द अप्लाइड फोर्स exceeds the limiting value of फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है जो अपोजिंग फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कंसीडर करते हैं क्योंकि स्टैटिक के कारण तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो इतना अप्लाई कर रहे हैं कि क्या जस्ट टेंड्स टू स्लाइड होने की पोजीशन पे आएगा। जब ये टेंड्स टू स्लाइड की पोजीशन पे आ जाएगा दैट मीन्स ये जस्ट मूव करने की पोजीशन में रहेगा, तब मैक्सिमम जो फोर्स लगा है उसी मैक्सिमम फोर्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वो लिमिटिंग वैल्यू है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, एफ एस इस डायरेक्शन। अगर ये अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, दैट इज अप्लाइड फोर्स when force is applied on a body and the applied force exceeds the limiting value of the static friction force, then the opposing force is called static friction force। या कह सकते हैं जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो एक्सीड कर जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के, दैट मीन्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी टेंड्स टू मूव करने की पोजीशन पे रहेगा, देन द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज द डेफिनेशन लिख सकते हैं। When an external force is applied on a body and due to this external force
the body tends to move or slide, tends to move or slide, that is the external force, that is the external force which exceeds the limiting value of opposing force is called, तो क्या बोलेंगे, called static friction, and it is denoted by Fs, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स लगा हुआ है अगर एक्सीड कर जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द अपोजिंग फोर्स, देन द फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एन, देखिए एन म्यू एन हो सकता है, यहाँ पे एन लिख सकते हैं म्यू एन के, एन लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एफएस लेस देन इक्वल टू क्या है म्यू एम, तो म्यू एम जी आ जाएगा। ये नीचे क्या होगा, नीचे एक्चुअली एम जी लग रहा होता है और ऊपर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, तो म्यू एन आ जाएगा, तो एन हो जाएगा म्यू यानी कि एन का वैल्यू कितना म्यू एन हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन, और म्यू क्या है म्यू एस लिख सकते हैं यहाँ पे, और एन क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज एम जी हो जाएगा, एंड वेयर म्यू एस व्हाट, म्यू एस यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं म्यू एस, यानी कि यहाँ पे दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, और इट इज एफ एस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एम जी, वेयर म्यू एस या सिंबल यूज कर सकते हैं फॉर स्टैटिक, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है कोएफिशिएंट, और इसका वैल्यू हम लोग इसे दिया था एफएस ये होता है, एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो वो आता है, बट एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू एन हो जाएगा, म्यू एस लिख सकते हैं, और म्यू एस क्या हो जाएगा म्यू एस अपने जगह पे और एन के लिए ये इक्वल टू साइन आ जाता है एफ मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू एस जो रहेगा और एम जी, तो उतना फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, दैट इज मैक्सिमम लिमिट जो होगा वो म्यू एस एम जी आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई फोर्स लगाते हैं कोई एयर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ opposing force exist between the two surfaces, यहाँ क्या दो surfaces क्या लॉक हो जाए, इंटरलॉक हो जाता है, जब इंटरलॉक हो जाता है तो फोर्स लगाएंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है आगे जो फॉरवर्ड लेग से मूव करेगा, सफिशिएंट फोर्स इज नीडेड, तो सफिशिएंट फोर्स चाहिए ताकि ये क्या कर सके नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ एस इज व्हाट मास एंड एक्सेलरेशन, दिस विल बी द नेट फोर्स, एंड अगर नेट फोर्स क्या होगा अगर ज्यादा होगा फॉरवर्ड जिधर नेट फोर्स होगा उधर क्या हो जाएगा मूवमेंट हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन हो जाएगा, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, तो लेट्स कंसीडर द सिचुएशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन दैट मीन्स कि व्हेन applied force just exceeds the limiting value of the opposing force, and after that what happens, the body will slide or the body will move, the body move करेगा, and moving body
जो होगा उसको भी अपोज करेगा एक कोई फोर्स, दैट इज ऑपोजिंग फोर्स हमेशा कंटिन्यू लग रहा होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये सरफेस है, जिस सरफेस पे ये है उस सरफेस पे क्या है फोर्स लग रहा होता है, दैट मीन्स एफ के। बट दैट मीन्स जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था या रेस्ट से जस्ट टेंडेंसी ऑफ मोशन में था, जस्ट टेंस टू मूव की पोजीशन पे रहेगा, तो उस समय क्या लगेगा, लिमिटिंग वैल्यू तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन जैसे ही स्लाइड कर गया, स्लाइड करने के बाद ये जैसे मोशन में आने हो गया, दैट मीन्स ये मूव करने शुरू हो गया, तो उस समय अपोजिंग फोर्स लगेगा बिटवीन द टू सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। वो काइनेटिक टर्म आ जाएगा, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये पोजीशन का जस्ट टेंस टू स्लाइड, ये स्लाइड की पोजीशन में था यहाँ पे, और ये फोर्स जो लगा है, ये जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे, जो फ्रिक्शन लग रहा था एफ एस लग रहा था, एंड हियर एफ एस जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, एफ एस, ये कंडीशन, एंड एफ के इज व्हाट, एफ के इक्वल टू म्यू के एम हो जाएगा, एंड म्यू के एम मतलब एम जी हो जाएगा, क्योंकि नीचे लग रहा है क्या, एम जी लग रहा है, तो म्यू के एम जी, वेयर म्यू के इज व्हाट, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज द ऑपोजिंग फोर्स एक्टिंग between the two surfaces when the body is in motion। जब बॉडी मोशन में होगा तो between the two surfaces, that is surface of the block and surface of the rod, दोनों सरफेस क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, मोशन ड्यू टू मोशन के कारण अपोजिंग फोर्स, तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोले, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो जाएगा इसका। एक तीसरा टर्म होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन जैसे कोई व्हील है, ये रोल निकल रहा है और इस डायरेक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा होता है, क्योंकि कोई बॉल है, बॉल को जैसे ही रफ सरफेस पर अगर हम रोल करते हैं तो आफ्टर सम टाइम बॉल क्या आ जाता है, रुक जाता है, तो व्हाई द बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ओवर द सरफेस व्हेन इट रोल्स बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे बॉल बेयरिंग्स हो गया, बॉल बेयरिंग्स में क्या होगा, एक रोलिंग फ्रिक्शन आने की एक घुमाने अलग फोर्स लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन लगता है, और उसके कारण क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉल बेयरिंग्स रुक जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल एक व्हील्स का, जैसे कार का व्हील है उसका, तो ये क्या हो जाता है कि जैसे ही ये कार रोल करता है, तो ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ही रोल करता है, तो ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट होता है, ये सिंगल पॉइंट रह गया, तो विदाउट स्लिपिंग अगर रोल करता है तो ये तो रोल करता ही जाएगा विदाउट स्लिपिंग, उसी जगह पर विदाउट स्लिपिंग रोल करते जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, ये सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो जब सरफेस डिफॉर्म हो जाता है, एक सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है, और ये जब सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है, जैसे ये स्लाइड करता है इधर रोल करते हुए, जैसे स्लाइड करता है, तो जैसे इधर स्लाइड करता है दिस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सरफेस होता है एक ऑपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन जो लगना शुरू हो जाता है वो एक तरह का रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ रोलिंग। ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट एक्चुअली इस पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा चेंज होता है, और ये पॉइंट में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, क्योंकि क्या हो जाता है, ये पॉइंट चेंज होते जाता है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जैसे ही डिफॉर्म होता है तो ये सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे सरफेस यहाँ पे क्या हो जाता है, रोलिंग होता है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज हो जाता है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि सरफेस एरिया जैसे डिफॉर्म होता है, तो ये डिफॉर्म होता है, तो एक कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया आ जाता है विद द रोड, एंड ड्यू टू विच देयर इज एन ऑपोजिंग फोर्स विच इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, जो कि क्या हो जाता है, हमेशा इस डायरेक्शन जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे
रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा तो यहाँ पे एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रेडियस इसका आर कंसीडर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है, और लीनियर वेलोसिटी यानी सेंटर ऑफ मास वीसी जो होता है वीसी। ये जो वेलोसिटी होता है दैट इज वीसी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है, और ये जो वेलोसिटी होता है ड्यू टू रोटेशन, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है जिसको बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि वहाँ स्लिप नहीं हो रहा बल्कि वो रोल होता है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा जो कि हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। यहाँ ये रोलिंग फ्रिक्शन था। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें से मोशन इन अ बैंक रोड और इन अ स्ट्रेट रोड होगा। तो वो कर्व रोड कह सकते हैं या टर्निंग होगा, वाइक रोड है टर्निंग, उसमें क्या स्पीड होगा, या अगर बैंक रोड है दैट इज जो रोड होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है तो बैंक रोड होता है, तो उसके कारण जो मोशन होगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।